गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रेणु देतरवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट बांगुर कॉलेज जीवन। डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के एक टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्य में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन यानी केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन है ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन, ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। यानी कि मास एक्शन लो है उसका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन देखेंगे। नेक्स्ट आपके सिलेबस में है ली चैटलर प्रिंसिपल। ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट रिएक्शन आइसोथर्म एंड रिएक्शन आइसोकोर, जैसे अपन रिएक्शन आइसोथर्म को अपन बॉन्ड ऑफ आइसोथर्म और रिएक्शन आइसोकोर को बॉन्ड ऑफ आइसोकोर भी कहते हैं। उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे क्लैपिरोन इक्वेशन and Clapeyron equation and its application। यानी कि आपके जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर दे रखा है उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम ये जो है इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी, यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि मास एक्शन लॉ का जो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रिएक्शन आइसोथर्म एंड रिएक्शन आइसोकोरिक, यानी कि रिएक्शन आइसोथर्म को अपन बॉन्ड ऑफ आइसोथर्म एंड रिएक्शन आइसोकोर को बॉन्ड ऑफ आइसोकोर भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्लैपिरोन इक्वेशन एंड क्लासियस क्लैपिरोन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी इस चैप्टर के अंदर हम इतना सारा कंटेंट कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम को जानने से पहले अपन कुछ इसके बेसिक को देख लेते हैं। रिएक्शंस जो होती है वो दो टाइप की होती है। Reactions are two types। एक तो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहेंगे? वो रिएक्शन जो बाइडायरेक्शनल होती है। बाइडायरेक्शनल मीन्स वो अभिक्रिया जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती है, यानी फॉरवर्ड भी चलती है और
बैकवर्ड भी चलती है। यानी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन भी होता है। तो इस तरह की रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहेंगे? वो अभिक्रिया जो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा में चलने से क्या तात्पर्य है? यानी कि जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस तरह की रिएक्शन जो एक ही दिशा में चलती है, उन रिएक्शन को अपन कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बाय डायरेक्शनल होती है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड भी चलती है और बैकवर्ड भी चलती है। यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है और उसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है। तो इन रिएक्शंस में एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक ऐसी स्टेट आती है कि उस स्थिति पर रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है? इक्वल हो जाते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में एक ऐसी अवस्था आती है जिस पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती, क्योंकि इस सिचुएशन में रिएक्शन की जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है वो और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है? आपस में बराबर हो जाते हैं। इस सिचुएशन को, इस स्टेट को अपन क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी होती है, ये सिर्फ किसके लिए देखते हैं अपन? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देखते हैं। यानी कि रिवर्सिबल जो इक्विलिब्रियम होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन तो यूनिडायरेक्शनल होती है, इसलिए इनमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट नहीं होती। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उनमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन किस सिचुएशन में क्रिएट होती है? जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड या रिवर्सिबल रिएक्शन आपस में क्या हो जाती है? दोनों की रेट क्या हो जाती है? आपस में इक्वल हो जाती है। उस कंडीशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? टाइम के साथ वेरी नहीं करती, क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि एज ए ग्राफिकल अपन इसको कैसे शो कर सकते हैं? जैसे टाइम और रिवर्सिबल रिएक्शन की रेट के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो अपने को ऐसा ग्राफ मिलेगा। देखिए, जब रिवर्सिबल रिएक्शन में टाइम के सापेक्ष रेट का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें अपन देखते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है और जो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है वो किसी पॉइंट पे आकर क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। इस पॉइंट पे देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो गई? इक्वल हो गई। ठीक है, देखिए मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को ऊपर से दिखाया और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को 0 से दिखाया। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है? रिएक्टेंट तो प्रेजेंट है, प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं है। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा देन रिएक्शन स्टार्ट होगी, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हुई उस टाइम प्रोडक्ट क्या है? 0 है। उस टाइम क्या प्रेजेंट है? ओनली रिएक्टेंट है। तो जो अपन कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी रेट तो गिरती जाती है और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है? धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या आ जाती है? एक दूसरे के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाती है। उस कंडीशन को अपन क्या कह रहे हैं? इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। तो ये होता है इक्विलिब्रियम, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर कह सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये ज्यादातर क्लोज्ड कंटेनर में करवाई जाती है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट गैसियस कंडीशन में होगा, अपन ओपन कंटेनर में करा रहे हैं, तो गैसियस कंडीशन में जो जब होगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट गैस तो बाहर निकल जाएगी, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यानी रिएक्शन क्या हो जाएगी? इरिवर्सिबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल तभी तक है जब इस रिएक्शन को क्या करवाओ? क्लोज कंटेनर में करवाओ, क्योंकि क्लोज कंटेनर में करवाओगे तो CO2 कंटेनर के अंदर रहेगी और CO2 और CaO आपस में कंबाइन होकर फिर से क्या बना लेंगे? CaCO3 बना लेंगे। लेकिन यही रिएक्शन अगर ओपन कंटेनर में करवाई जाए तो ये क्या हो जाएगी?
इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि CO2 क्या हो जाती है, बाहर रिलीज हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, यानी कि रिवर्स रिएक्शन नहीं हो पाती। तो ये तो था इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम सम में देखिए, इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है सिस्टम के अकॉर्डिंग। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक तो होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। अपने को क्या पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर भी अपन जान लेते हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम की फिजिकल स्टेट या फिर कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज इक्विलिब्रियम में हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। यानी कि इस इक्विलिब्रियम में कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ या तो फिजिकल स्टेट या फिर कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी सिस्टम की जो है वो आपस में क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने अभी बताया था, क्या कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या फिर कह सकते हैं किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में वह अवस्था जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। या फिर कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, उस कंडीशन को अपन कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट है डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक नेचर यानी कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक नेचर मतलब यानी कि डायनेमिक नेचर का मतलब है, देखो एक तो होते हैं स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है रिएक्शन रुक गई, डायनेमिक का मतलब है रिएक्शन रुकी नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल रेट से हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, डायनेमिक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक नेचर का होता है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट से कंटिन्यू होती रहती है, यानी रिएक्शन रुकती नहीं है। सेकेंड अपन पढ़ेंगे RF इक्वल टू RB, रासायनिक साम्य पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन सेम रेट से होता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। रासायनिक साम्य पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, अगर किसी रिएक्शन में आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो कैटलिस्ट क्या काम करेगा, उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी से मिल जाएगा अपने को, यानी कि इक्विलिब्रियम अचीव करने की स्पीड जो होगी वो जल्दी हो जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। यानी कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता। ये जो कैटलिस्ट है वो कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता। कैटलिस्ट ओनली इतना कर देता है कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से अपने को इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाता है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन से क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन से मतलब है कि अगर आपने रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं डाला है तो मान लीजिए अपने को इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने को 10 मोल पर लीटर मिली और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर मिली। अब इस रिएक्शन में अपन ने कैटलिस्ट ऐड कर दिया। कैटलिस्ट ऐड करने के बाद भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो मिली, वो इक्विलिब्रियम पर 10 मोल पर लीटर ही मिली, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या मिली, 5 मोल पर लीटर। यानी कि ये जो कंडीशन अपने को पहले 10 मिनट्स में मिल रही थी,
अब क्या मिल रही है 5, अब क्या मिल रही है, मान लो 8 मिनट में मिल रही है। मेरा कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता, सिर्फ इतना चेंज करता है कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इक्विलिब्रियम अपने को जल्दी से मिल जाएगा, यानी कम टाइम में मिल जाएगा। जहां पे इक्विलिब्रियम में अपने को अचीव करने में अपने को 10 मिनट्स लग रहे थे विदाउट कैटलिस्ट, अगर विद कैटलिस्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देंगे तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अपने को 8 मिनट में मिल जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। इक्विलिब्रियम जिस कंडीशन में मिल रहा था, इक्विलिब्रियम पर जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, जितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी, वो उतनी ही रहेगी, चाहे कैटलिस्ट डालो या मत डालो, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस हो या ना हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन of reactant and concentration of product are constant at equilibrium. इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, ये जरूरी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। लेकिन इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेंगी, यानी टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगी। जैसे इसे एज ए ग्राफ के तौर पर अपन समझे तो देखिए, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टाइम एंड कंसंट्रेशन के बीच में प्लॉट देखें, यानी टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में प्लॉट देखें तो 3 तरह के प्लॉट अपने को मिल सकते हैं। CR CP, एक तो इस तरह का मिल सकता है, टाइम कंसंट्रेशन ये किस तरह का मिल सकता है, टाइम कंसंट्रेशन एक इस तरह का मिल सकता है। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टाइम और कंसंट्रेशन का अगर प्लॉट देखें तो इस तरह से 3 प्लॉट मिल सकते हैं अपने को, 3 टाइप के प्लॉट मिल सकते हैं। इससे अपन क्या समझे, देखिए इस प्लॉट से क्या समझ रहे हैं कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। या फिर जिस टाइम रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है उस टाइम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, अलग अलग होंगी, जिसमें से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये ग्राफ अपने को क्या बता रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में जब प्लॉट खींचा गया तो देखा गया कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पर अलग अलग है, जिसमें से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो तो कम प्राप्त हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या मिल रही है, ज्यादा प्राप्त हो रही है। और ये जो पॉइंट अब मैंने दिखा रखा है तीनों प्लॉट में, वो क्या शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे अपन क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जब
जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। देखिए यहाँ पे इससे आगे देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, यानी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, यानी पहले तो धीरे धीरे तो अपने को पता है रिएक्टेंट जैसे जैसे कंज्यूम होगा उसकी कंसंट्रेशन गिरेगी, प्रोडक्ट जैसे जैसे बनेगा उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इसलिए मैंने क्या बताया, दिखाया है रिएक्टेंट को ऊपर से दिखाया है, कुछ न कुछ कंसंट्रेशन रहेगी रिएक्टेंट की, यानी जब रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट प्रेजेंट रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। जब धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट होती है तो प्रोडक्ट का जैसे जैसे फॉर्मेशन होता है उस तरह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। और एक ये जो कंडीशन है ये क्या शो कर रही है, इक्विलिब्रियम को शो कर रही है। यानी इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, दोनों की क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। यहाँ पे तो इक्वल हो गई, इक्वल हो या फिर बढ़े या घटे अपने को मतलब है कि कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि टाइम के साथ वेरी नहीं करनी चाहिए। तो इन तीनों प्लॉट्स में अपन देख रहे हैं कि टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर वेरी नहीं कर रही है। यानी कि यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपन देख रहे हैं कि ये देखो यहाँ से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी और यहाँ से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। इसी तरह से यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस तरह से अपन कंसंट्रेशन और टाइम के सापेक्ष तीन तरह से प्लॉट शो कर सकते हैं, जो साथ साथ डिनोट कर रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम है उस पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है जो है वो कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये बहुत साइड से अटेन हो सकता है, यानी कि रिएक्टेंट की साइड से भी अटेन हो सकता है या फिर प्रोडक्ट की साइड से भी अटेन हो सकता है। जैसे कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे हेबर प्रोसेस है, N2 + 3S2 = 2NH3, ये रिएक्शन है। इसको अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में टाइम और कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट खींचे तो फॉरवर्ड रिएक्शन में अपन देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसे जैसे रिएक्शन होगी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो इसमें से ज्यादा कंसंट्रेशन किसके लिए, हाइड्रोजन को। ऊपर किसको दिखाओगे, हाइड्रोजन को, H2 N2, और क्या बन रहा है, अमोनिया NH3। तो ये कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये किसको शो कर रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रही है, क्योंकि धीरे धीरे क्या एज ए रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्या है N2 और H2 है, क्योंकि देखिए N2H2 को मैंने ऊपर से दिखाया है, यानी कि इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन ली है मैंने, जबकि यहाँ NH3 की जीरो कंसंट्रेशन दी है। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रही है, N2 और H2 से क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। एक इसे ही अपन रिवर्स रिएक्शन को अगर अपन दिखाएं, रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे दिखाएंगे, अमोनिया की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है, हाइड्रोजन H2 का फॉर्मेशन हो रहा है और N2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये बैकवर्ड रिएक्शन को दर्शाया मैंने कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, यानी बैकवर्ड रिएक्शन में कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा आएगा, क्योंकि मैंने अमोनिया को देखो कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ लिया और H2 और N2 की क्या लिए, लगभग जीरो कंसंट्रेशन लिए, यानी रिएक्शन रिवर्स हो रही है। अमोनिया से क्या बन रहा है, N2 और H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम है वो किसी भी साइड से अटेन हो सकता है, रिएक्टेंट की साइड से भी अटेन हो सकता है, प्रोडक्ट की साइड से भी अटेन हो सकता है। यानी कि रिएक्शन इस तरह से, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन देखें तो ऐसे होगी, अपन ऐसे माने कि एज ए प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट का काम कर रहा है, उस कंडीशन में एज ए बैकवर्ड रिएक्शन को अपन माने तो इस तरह से टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में प्लॉट मिलेगा। आज के लेक्चर में अपन आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। थैंक यू।